हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके थोड़े से डिफिकल्ट भी लेवल के आए हैं जो अभी आपका पेपर हुआ था, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के भी आए हैं। तो दोनों को ही कवर करते हुए चलना है, जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा टफ पढ़ने से कहीं ऐसा ना हो, बहुत ही सिंपल से ईजी से जो क्वेश्चन है वो आपके रह जाए। तो यहाँ पर ऐसे भी बहुत से क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो आपको देखने में बहुत इजी लगेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज एन इनकम। इनकम क्या होती है, आय क्या है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन होता है कि इनकम क्या है। A resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls with the expectations that it will provide a future benefit. Obligation between one party and another not yet completed or paid for. Earning from investments and other sources unrelated to employment. The revenue of a business earned from selling its goods and services. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आय क्या होती है, अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकम जो होती है आपकी, कोई भी बिजनेस कोई चला रहा है और उसमें अगर कुछ भी गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रहा है, या फिर को अर्निंग जो हो रही है वो गुड्स और सर्विसेज के सेल करने से हो रही है, तो उसे ही हम इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। तो कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चीज़ें वही होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सटीक भाषा, क्योंकि हर अपना सब्जेक्ट है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वहाँ पर आपका एक बिजनेस जो रन कर रहे हैं उससे जो हमको अर्न हो रहा है वो हमारी इनकम कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर लायबिलिटीज। दायित्व या फिर देयताएं क्या होती हैं। कंपनी के संसाधन या फिर कंपनी के खर्च होंगे, कंपनी के दायित्व, ग्रुप में से कोई नहीं। तो लायबिलिटीज क्या है एक बिजनेस के लिए, रिसोर्स तो नहीं होते, एक्सपेंसेस भी नहीं होते, ऑब्लिगेशंस होते हैं, कंपनी के दायित्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि वो चीजें या फिर वो कार्य जो कि कंपनी को करने होते हैं, जैसे कि एक साइड एसेट आ जाती है, बैलेंस शीट जो बनाते हैं, एक साइड लायबिलिटीज आती हैं, वो सारी चीजें जो पेमेंट तो करनी होती है, वो सब आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो कंपनी के से रिलेटेड होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज विच फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। आर्थिक लेनदेन की पहचान करना लेखांकन चक्र का कौन सा चरण है। तो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में ही आपको इसकी क्लास प्रोवाइड कराई थी, जहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल जो होता है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है पूरी, उसका एक पूरा साइकिल तैयार होता है, जिससे कि हम फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचते हैं। तो वहां पर कौन सा स्टेज होता है जब हम ट्रांजेक्शन्स की पहचान करते हैं कि वो इकोनॉमिक है या नहीं है। फर्स्ट होगा, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है जब हम ये देखते हैं कि कोई भी जो भी लेन देन हम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक है या नहीं है। उसी के बाद अगर वो आर्थिक होता है तो उससे हम एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, अगर नहीं होता तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों का बाहरी उपयोगकर्ता कौन होता है। शेयर होल्डर, सीईओ, मैनेजर, क्रिएटर। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसका एक्सटर्नल यूजर कौन है। अगर हम आंतरिक की बात करें, इंटरनल की बात करें, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के ही होते हैं, उसके ओनर ही कहे जाते हैं। सीईओ भी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो भी कंपनी से अटेड होगा, मैनेजर जो होता है वो भी कंपनी से अटेड हो गया। यहाँ पर जो क्रिएटर्स होते हैं वो बाहरी हो जाते हैं, वो आपके एक्सटर्नल हो जाते हैं। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो क्रिएटर्स होते हैं वो भी ये देखने के लिए कि कंपनी की साख कैसी है, किस तरह की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसी के बेसिस पे वो लोन प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते हैं। तो कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफर्स टू। वित्तीय जानकारी की जांच से क्या तात्पर्य है। एनालिसिस, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, बैलेंस शीट। यहाँ पर कह रहा है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी जो जांच की जा रही है तो वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, जब हम फाइनेंशियल या फिर अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं, स्टेटमेंट जो हमने बनाया फाइनेंशियल, उसमें देखते हैं। उसका एग्जामिनेशन क्या कहलाता है, सीधी सीधी बात वो ऑडिटिंग कहलाता है, उसे हम अंकेक्षर कहते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ। वित्तीय लेन देन की रिकॉर्डिंग किसका हिस्सा होता है। यानी कि
जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसका एक हिस्सा है, अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, डाटा एंट्री का या फिर जर्नल का। तो जब हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी उसका अभिलेखन कर रहे हैं, अभी हमने देखा था जो अकाउंटिंग साइकिल था, तो फर्स्ट उसमें क्या था कि हम आर्थिक लेन देन की पहचान कर रहे थे। यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है हम उसको लिख रहे हैं। तो वो किसका पार्ट हो जाते हैं, तो वो बुक कीपिंग का पार्ट होते हैं, पुस्तक पालन का होते हैं। पहले आपकी बुक कीपिंग आती है, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग आती है। पहले हम पुस्तक पालन का काम करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि कहाँ तक बुक कीपिंग होती है और कब आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो क्लासेस की वीडियो प्रोवाइड कराई थी मैंने, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जर्नल एंट्री की जा रही है तो किसका पार्ट हो जाएगी, या अगर हम लेजर तैयार कर रहे हैं तो बुक कीपिंग का पार्ट है या फिर अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देख लीजिएगा अगर आपने क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ मास्टर बजट इंक्लूड। जो मास्टर बजट तैयार किया जाता है उसमें क्या शामिल होता है, सामग्री बजट है, उत्पादन बजट है, बिक्री बजट है, उपरोक्त सभी। तो आपको पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो मास्टर बजट होता है उसमें सारी ही चीजें इंक्लूड होती है, मटेरियल भी, प्रोडक्शन भी और सेल्स भी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये समरी होता है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि समरी क्या होती है, समरी बजट कौन सा बजट है, तो वो भी आपका मास्टर बजट ही होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, सैलरी एंड मार्केट एनालिसिस। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन, वेतन और जो बाजार विश्लेषण है उसके लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है, परिचालन बजट, बिक्री बजट, बिक्री व्यय बजट या फिर स्थिर बजट या फिर श्रम बजट। तो यहाँ पर जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं या सैलरी या फिर मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बजट हम प्रिपेयर करेंगे वो कौन सा बजट है। तो ये सब चीजें क्या है, एडवर्टाइज करना, सैलरी या फिर जो मार्केट एनालिसिस होता है, ये किससे रिलेटेड हो जाते हैं, जब आप सेल्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि आपकी जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा, तो वहां पर से रिलेटेड हो जाती है। तो वहां पर जो बजट तैयार किया जाता है वो आपका सेल्स एक्सपेंडिचर बजट होता है, बिक्री व्यय बजट होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बजट पे बहुत से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, जो प्रीवियस से मॉक टेस्ट आए थे वहां पर भी काफी क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, जिससे कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे बुक इज ऑल्सो नोन एज। डे बुक को और किस नाम से जाना जाता है, जर्नल, वाउचर, लेजर, बुक कीपिंग। तो यहाँ पर डे बुक जो है वो कौन सी बुक होती है, तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। ये आपका जो जर्नल होता है उसको ही हम डे बुक कहते हैं। जर्नल को ही क्यों, क्योंकि इसमें जो जो इसमें लेखे किए जाते हैं, जो इसमें रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो आपके डे बाय डे रखे जाते हैं, डेली के रखे जाते हैं। किस ऑर्डर में रखे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन अकाउंट्स। खातों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के पीछे का क्या कारण है, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य दिखाने के लिए, वर्तमान देनदारियों को दिखाने के लिए, मुनाफे के खिलाफ परिसंपत्तियों की लागत को चार्ज करने के लिए, नई संपत्ति खरीदने के लिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम प्रोविजन कर रहे हैं डिप्रिसिएशन का अकाउंट्स में, उसके पीछे का क्या रीजन होता है, टू शो द करेंट वैल्यू ऑफ एसेट, टू शो करेंट लायबिलिटी, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू परचेज न्यू एसेट। तो जब हम प्रोविजन कर रहे होते हैं डिप्रिसिएशन के लिए, तो हमारा मेन एम ये होता है कि हम जो प्रॉफिट हो रहा है पर ईयर का उसमें से इतना अलग करते रहे, मतलब ईयरली पर एनम, कि जब हमारी एसेट जो है वो पूरी तरह से डिप्रिसिएट हो जाए, यानी कि समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि उसकी वैल्यू नहीं रहे, तब तक हमारे पास इतना अमाउंट हो जाए कि उस अमाउंट से हम दूसरी एसेट को रिप्लेस कर सके वहां पर। तो ये क्या हो जाता है, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिप्रिसिएबल वैल्यू। मूल्यह्रास क्या है, तो डिप्रिसिएबल वैल्यू या फिर मूल्यह्रास क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है the combined cost of purchase and installation of an asset can be depreciated minus its salvage value. The worth of physical assets component when the asset itself is deemed no longer usable represent the value of a company according to the stock market. The estimated resale value of an asset at the end of its useful life. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यह्रास क्या होता है।
तो मूल्यह्रास आपको डिप्रिसिएशन की पता है कि क्या होती है डिफिनेशन। तो जब भी हम किसी परिसंपत्ति की खरीद और स्थापना की संयुक्त लागत को उसके बचाव मूल्य में से घटाकर देखते हैं तो हमारा मूल्यह्रास प्राप्त होता है। यानी कि क्या होगा कि द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ परचेज एंड इंस्टॉलेशन, जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू और इंस्टॉल करने की जो लागत आ रही है उसको ऐड करा जाएगा। उसमें से हम जो सॉल्वेज वैल्यू यानी कि जब लास्ट में जो संपत्ति बचेगी तो उसको बेचने से जो प्राप्त होगा वो आपकी सॉल्वेज वैल्यू कहलाती है, उसको लेस कर देते हैं तो हमारी डिप्रिसिएबल वैल्यू पता चल जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जोर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछ ही लिया आपसे कि व्हाट इज सॉल्वेज वैल्यू, यानी कि बचाव मूल्य होता क्या है। द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट कैन बी डिप्रिसिएटेड माइनस इट्स सॉल्वेज वैल्यू, द वर्थ ऑफ फिजिकल एसेट्स कंपोनेंट्स व्हेन द एसेट इटसेल्फ इज डीम्ड नो लॉन्गर यूजेबल, represent the value of a company according to the stock market, the estimated resale value of an asset at the end of its useful life। तो यहाँ पर बचाव मूल्य क्या होता है, सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। अभी आपको मैंने बताया था कि जब संपत्ति जो होती है उसको जब हम यूज कर लेते हैं लास्ट में जो उसका यानी कि जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है जब वो समाप्त हो रही होती है तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू एट द एंड लास्ट में बचती है वो उसकी सॉल्वेज वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू। जब हम उसको रीसेल करेंगे, जैसे आपकी स्कूटी आपने ली, अब सपोज कर लीजिए कि वो 10 साल के लिए 10 साल तक वो स्कूटी आपकी चली, तो 10 साल के बाद जब उसकी आप रीसेल करेंगे तो रीसेल पर जो वैल्यू आपको मिल सकती है वो उसकी क्या हो जाती है, सॉल्वेज वैल्यू कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। साझेदारी विलय की अनुपस्थिति में भागीदार जो साझेदार होते हैं उनके बीच में लाभ कैसे विभाजित किया जाएगा। तो आपको पता है दो कंडीशन होती हैं, एक जब पार्टनरशिप डीड बनाया गया हो, दूसरी जब नहीं बनाया गया हो। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में आपके कि एब्सेंस ऑफ यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी साझेदारी विलय तैयार नहीं किया गया है, तो अब जो साझेदार हैं उनके बीच प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होगा, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, डिपेंडिंग ऑन द वर्क एक्सपीरियंस, अनइक्वल, इक्वल। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं प्रिपेयर किया गया है तब जो प्रॉफिट होता है तो सिंपल सी बात है कि जब आपने कोई भी आपस में समझौता नहीं किया तो आपको बराबर का ही प्रॉफिट डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और अगर प्रिपेयर किया होता तो आपस में जो भी डिसाइड हुआ होता वो वैल्यू दी जाती। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज absent इन व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप। किस तरह की साझेदारी में साझेदारी की अवधि के लिए समझौता नहीं होता, इच्छानुसार, विशेष साझेदारी, सामान्य या फिर सीमित देयता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कि टाइम पीरियड, कोई अवधि नहीं बताई गई है कि साझेदारी जो है कब तक चलेगी या कितने टाइम तक की रहेगी, तो वो कौन सी पार्टनरशिप होती है, उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है, इच्छा अनुसार साझेदारी कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विबंधन द्वारा भागीदार क्या होता है, यानी कि विबंधन के द्वारा साझेदार किसे कहा जाता है। An invested person who is involved in the daily operations of the partnership, a person who provides some of the capital for a business but who doesn't take an active part in managing the business, a person who holds himself out as a partner or permits a partner to hold him out, a person who gives an impression to others that he she is partner of the firm। तो यहाँ पर कौन होता है विबंधन द्वारा भागीदार या साझेदार, इसे कहा जाता है। तो इसमें से आपने कई तरह के साझेदार जो होते हैं कई तरह के होते हैं, कुछ आपके एक्टिव पार्टनर्स होते हैं जो कि सीधे सीधे प्रबंधन में हिस्सा लेते हैं, कुछ आपके इनएक्टिव होते हैं जो कि निष्क्रिय साझेदार भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो विबंधन द्वारा साझेदार होता है वो कौन सा रहेगा, तो अ पर्सन हु गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स दैट ही शी इज पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह से दर्शाता है या इस तरह से दिखाता है या इस तरह से एक्ट करता है कि वो उस कंपनी का या उस पार्टनरशिप का एक पार्टनर है, तो वो क्या कहलाता है, बंधन द्वारा साझेदार कहलाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिखावा करना इस तरह से या इस तरह से एक्ट करना कि उस पार्टनरशिप के आप भी पार्टनर हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो बंधन द्वारा साझेदारी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
At what percent the interest is levied on partners' capital in the absence of partnership deed? साझेदारी विलय की अनुपस्थिति में जो भागीदार या साझेदार होते हैं उनकी पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, एब्सेंस है, तो वहाँ पर 14% पर एनम, 12%, नो इंटरेस्ट इज या फिर 6%। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर साझेदारी सलेक्ट नहीं प्रिपेयर किया गया, नहीं बनाया गया है, तो वहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका कितने परसेंट जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करें कि कितना परसेंट दिया जाएगा, 14, 12 या फिर 6% या फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, सभी बच्चे इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीएसटी रेट स्लैब्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज? जो वस्तु और सेवाओं के लिए जीएसटी दर है वो यानी कि कौन सा स्लैब इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। 5%, 12%, 18 या फिर 26, 6%, 12%, 18 या फिर 28, 5%, 12%, 18 या फिर 28%, 5%, 12%, 16%, 28%। तो सभी को इसका आंसर जरूर से पता होगा, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपको कि कहीं पर सारे जो 4 ऑप्शन है सबको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि 0 0 तो आपका सेम ही है, बाकी में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो वहाँ पर आपसे गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि 5%, 12, 18 और 28% है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HSN स्टैंड फॉर इन जीएसटी? जीएसटी में HSN का क्या अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी है आपसे। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नंबर, होम शॉपिंग नेटवर्क, होम स्टेट नेटवर्क, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर HSN की फुल फॉर्म जीएसटी में क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आपका ये डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब ये होता है क्या, प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कि HSN कोर्स मीन्स, ये आपकी फुल फॉर्म ही हो गई, इसको नोट कर लीजिए। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जरूर से याद कर लीजिए। दिस फ्रेमवर्क हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर द methodical arrangement of merchandise everywhere. HSN code is a 6-digit uniform code that arrange 5,000 plus items and is acknowledged around the world. यहाँ पर जो HSN होता है इसमें आपके 5,000 से अधिक जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स होते हैं, उनके बारे में व्यवस्था करी गई है, जिससे कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड ये कोड होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपकी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज SAC स्टैंड फॉर इन जीएसटी? तो सैक कहा जाता है इसको शॉर्ट में। इसका क्या फुल फॉर्म है, सर्विस एप्लीकेशन कोड, सर्विस एक्सेस कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग कोड। तो सैक जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, वो हो जाएगी आपकी सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो जीएसटी पर मैंने बहुत क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए हैं, सारी सेक्शंस भी मैंने आपको करा दी हैं। तो इस बार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जीएसटी से अगर पूछा जाता है तो आई होप आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो और भी वीडियो मैंने जीएसटी के अलग से प्रोवाइड कराई थी वो भी आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जरूर से देखिए। और जो भी अब आ रही हैं या जो सेक्शन की वीडियोस हैं उन सबको देख लीजिएगा, जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज यूज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जीएसटी पंजीकरण के लिए यहाँ पर फॉर्म्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा होता है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सेक्शन पूछी गई थी, यहाँ पर फॉर्म मैंने यहाँ दिया है आप लोगों को कि फॉर्म कौन सा यूज किया जाता है जब रजिस्ट्रेशन होता है। तो वहां पर फॉर्म जो यूज होगा वो हो जाता है फॉर्म GST 01। ये फॉर्म आपका यूज होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लेजर्स आर मेंटेन ऑनलाइन? इनमें से कौन से लेजर ऑनलाइन बनाए जाते हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, टैक्स लायबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर जो ऑनलाइन लेजर जो मेंटेन किए जाते हैं तो वो ये तीनों ही होते हैं, कैश भी है, क्रेडिट भी है और टैक्स लायबिलिटी है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिटन प्लान कंटेनिंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट। एक लिखित योजना है जिसमें किसी विशेष ऑडिट के संचालन के संबंध में विवरण शामिल होता है। ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट फाइल्स, ऑडिट रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट तो आपको क्लियर होगा कि रिपोर्ट नहीं होगी, बाकी तीन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगी कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक रिटर्न में एक प्लान होगा, यानी कि आप किस तरह से ऑडिट करने वाले हैं उस ऑडिट के बारे में आप पूरा प्लान जो है वो रिटर्न में प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस चीज के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपने बनाया होता है उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि किस तरह से आपको ऑडिट करना है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश इज द वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आयकर के दृष्टिकोण से खातों की पुस्तकों का सत्यापन है। कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर जब लगाया जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टैक्स ऑडिट करवाया जा रहा है तो कौन सा ऑडिट होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी, आपका टैक्स ऑडिट कहलाता है, कर अंकेक्ष कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी ऑडिटर का अधिकार नहीं है, यानी कि जो कंपनी का ऑडिटर होता है क्या उसका राइट नहीं होगा। राइट टू एक्सेस द बुक अकाउंट्स, राइट टू सीक एक्सप्लेनेशंस, राइट टू लाइज ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू एक्सेस द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या वो उसको राइट नहीं है करने का, तो बुक को तो जो अकाउंट्स हैं वो तो एक्सेस करेगा ही, उसके बिना वो ऑडिट ही नहीं कर सकता। जो एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है जैसी उसकी आवश्यकता हो, बैलेंस शीट को भी देखेगा, लेकिन उसको राइट टू लाइज ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये अधिकार नहीं होता कि जो अकाउंट उसने देखे अभी तक एग्जामाइन किए हैं उनका परीक्षण किया, अगर उसमें कोई भी उसको त्रुटि दिख रही है, कुछ गलती दिख रही है या कुछ भी उसको कपट या फ्रॉड दिख रहा है तो उसको मेंशन करे अपनी रिपोर्ट में, ये उसका जो है ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर झूठ बोलना उसका राइट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चेकिंग इज डन व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम हो। परीक्षा जांच तब की जाती है जब प्रभावी प्रणाली हो। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, न। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेस्ट चेकिंग होती है, टेस्ट चेकिंग क्या होती है कि जब अंकेक्षण या ऑडिटिंग की जा रही होती है तो कई बार जो भी बुक्स हैं उसमें के सारे अकाउंट जितने प्रिपेयर किए गए सबको चेक नहीं किया जाता, बल्कि उसमें से कुछ जो होते हैं उनको पिक कर लिया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि अगर वो करेक्ट है तो बाकी के जितने भी अकाउंट रखेगा वो सभी करेक्ट ही होंगे। जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे कि वहाँ पर न्यायाधीश चुना जाता था सैंपल और उस पर जो जांच होती थी, अगर वो सैंपल करेक्ट थे तो ये माना जाता था कि बाकियों के भी जो परिणाम है रिजल्ट वो करेक्ट ही होंगे। यहाँ पर वही टेस्ट चेकिंग होती है, लेकिन वो कब इफेक्टिव होगी ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। वो कब इफेक्टिव होती है, जबकि इंटरनल चेक यानी कि आंतरिक जो जांच होती है वो अच्छे से करी गई है, इंटरनल चेकिंग का सिस्टम है उस संस्था में, तब तो यहाँ पर आपकी टेस्ट चेकिंग जो होती है वो इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।